नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी क्या है, क्या रोबोट से सर्जरी होती है, ये सर्जरी महंगी क्यों हो जाती है, कि इतना डेवलपमेंट देखा जाता है क्योंकि कहा जा रहा है कि साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी कितनी एडवांस है, किस किस प्रकार की सर्जरी इसमें की जाती है और इसके एडवांटेज क्या हैं, मतलब फायदे क्या हैं। जिससे कई लोग देखा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ये सर्जरी करानी है, महंगी है लेकिन इसके एडवांटेज भी हैं। तो आज सारी बातें आपको बताई जाएंगी रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में, जो कि बहुत सी दर्शकों को हमारे पता नहीं है क्योंकि एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड में हो रहा है और सर्जरी के बारे में आज विस्तार से आपको बताया जाएगा। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्रिया आई सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। क्या है रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी? क्या ये सर्जरी रोबोट करता है या सर्जन करता है? रोबोटिक सर्जरी महंगी क्यों हो जाती है? क्या रोबोटिक लेजर सर्जरी मैनुअल सर्जरी से ज्यादा सेफ होती है? क्या क्या फायदे हैं रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के? दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित नेत्र रोग और अंधेपन का प्रमुख कारण है मोतियाबिंद। फेमटोसेकंड लेजर असिस्टेड मोतियाबिंद सर्जरी डॉक्टरों को पारंपरिक मोतियाबिंद प्रक्रियाओं के कम से कम अनुमान लगाने योग्य और तकनीकी रूप से सबसे अधिक मांग वाले तरीकों को बदलने के लिए एक गैर आक्रामक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य तकनीक प्रदान करती है। एक ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम से जुड़ा एक कंप्यूटर निर्देशित लेजर जो कॉर्नियल चीरा, कैप्सुलोटमी और लेंस विखंडन करता है। इस प्रकार ब्लेड चीरों की आवश्यकता को हटाकर और फैक्मुल्सिफिकेशन समय और ऊर्जा को कम करके पारंपरिक तकनीकों से जुड़ी आवश्यकताओं को बदल देता है। रोबोटिक या फेमटोसेकंड कैटरेक्ट सर्जरी में एक ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम जैसे कि ओसीटी से जुड़ा एक कंप्यूटर निर्देशित लेजर है जो कॉर्नियल चीरा, कैप्सुलोटमी और लेंस विखंडन करता है। इस प्रकार ब्लेड चीरों की आवश्यकता को हटाकर और फैक्मुल्सिफिकेशन समय और ऊर्जा को कम करके पारंपरिक तकनीकों से जुड़ी आवश्यकताओं को बदल देता है। तो जानिए रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हमारे इस खास प्रोग्राम में। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी है क्या, इसको आज हम आपको बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि कई बार ये देखा जा रहा है कि अगर इससे इलाज सही तरीके से कराया जाए तो हमारी आंखों की रोशनी बहुत अच्छे से आती है। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको सबसे पहले ये बताइए कि रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी आखिर है क्या? हाँ, देखिए दर्शकों, कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आमतौर पे सबको ये ज्ञान होता है कि आँख के अंदर मोतियाबिंद बन जाता है और जिसको निकाल के लेंस डाला जाता है। लोगों को पता भी नहीं होता कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा संक्षेप में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जब भी हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो एक सर्जन को क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं। उसको पहले तो कॉर्निया के पास एक छोटा सा होल बनाना होता है ताकि जिससे अंदर फेकोमल्सिफिकेशन नीडल अंदर जा सके। फिर जो हमारा मोतियाबिंद होता है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है और नीचे झिल्ली होती है। हमें ऊपर की झिल्ली पर एक होल बनाना होता है जिसे मैनुअली तौर पे हम कैप्सुलोटमी बोलते हैं। एक नीडल से हमें धीरे धीरे करके उसको एक होल किया जाता है। उसके बाद जो कैटरेक्ट होता है, क्योंकि वो एक तरह से स्टोन की तरह बन चुका होता है, उसको हमें काटने की जरूरत होती है, छोटे छोटे टुकड़े करने की जरूरत होती है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप हो गया उन टुकड़ों को हमें इमल्सिफाई करके यानी कि घोल के एक ट्यूब से एस्पिरेट कर लेना होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ फेको या MSS टेक्नोलॉजी की। अगर हम इससे पुरानी टेक्नोलॉजी जाए तो उसमें तो बड़ा चीरा लगा के मोतियाबिंद को पूरा निकाला जाता था साबुत। हम उस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो पुराने जमाने की बात हो गई, गए समय की बात हो गई। जब फेकोमल्सिफिकेशन या MSS में जब ये मैनुअल स्टेप किए जा रहे होते हैं, फिर जो चौथा स्टेप मैंने बताया कि उसमें टुकड़ों को एस्पिरेट करना है और पांचवा स्टेप होता है कि हमें लेंस को अंदर फिट कर देना है। तो मोटे तौर पे 5 स्टेप होते हैं। जो पहले 3 स्टेप होते हैं, क्योंकि जितना पहला स्टेप है उतना क्रूशियल होता है। हमारे कोई भी सर्जरी में बोला जाता है जो स्टेप पहले आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पहला स्टेप ठीक नहीं हुआ तो अगले स्टेप में वो हमें तंग करेगा, और अगर सेकंड स्टेप में तंग हो तो पूरी सर्जरी में दिक्कत आने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी का, रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी का एक रोल आ जाता है, क्योंकि रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी क्या होती है, आंख के ऊपर एक रोबोटिक आर्म आके डॉक करता है। जैसे आपने डॉकिंग सुना होगा, स्पेस स्टेशन में आता है, जब कोई स्पेस शटल जाता है वो हमारे स्पेस स्टेशन से डॉक करता है, यानी कि वो ऐसे लॉक हो जाता है जिसमें से अंदर आने का पैसेज बन जाता है। तो उसी तरह आंख के ऊपर एक डॉकिंग सिस्टम से एक लेजर हेड लगता है। अब उससे क्या होता है, आंख में फिक्स हो गई तो एक ओसीटी और इमेज गाइडेड तरीके से ट्रीटमेंट को डिजाइन किया जाता है पहले, और उसको अप्लाई किया जाता है। उससे क्या होता है, जो होल बन रहा है वो एग्जैक्टली 2.2 मिलीमीटर है या 2.0 मिलीमीटर है, उतने का होल बनेगा। और होल की कितनी गहराई होनी है, डबल बाइप्लेनर बोलते हैं, यानी कि 2 लेवल पे जाता है। 2 लेवल पे हो जाने का मतलब क्या है, वो बाद में जब ऑपरेशन के बाद लॉक करना होता है ऐसे लॉक हो जाता है। अगर हम मैनुअल सर्जरी करते तो ऐसे सील होता है, और अगर रोबोटिक करते तो इस तरह से सील होता है। इस तरह से सील होने से क्या होता है कि कीटाणु आंख में जाने के चांस कम हो जाते हैं, इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। फिर जो कैप्सुलॉटमी मैंने बताया कि जो लेंस के ऊपर झिल्ली काटी जाती है, होल बनाया जाता है, वो लेजर से एकदम सर्कुलर, सेंट्रल और एग्जैक्ट साइज का बनता है जो हमें चाहिए। और फिर वो रोबोटिक लेजर एक काम और करता है कि जो लेजर के जो मेन कैटरेक्ट है मोतियाबिंद, उसके क्रैक कर देता है। सर्जन की चॉइस के हिसाब से 6 टुकड़े, 8 टुकड़े, 12 टुकड़े जो करने कर देते हैं। अब उसके बाद 3 स्टेप तो रोबोट ने कर दिए, लेकिन अब यहाँ पे आता है सर्जन का रोल। तो यहाँ पे सर्जन का रोल है, ये मत सोचिए कि रोबोटिक सर्जरी रोबोट कर रहा है सिर्फ। रोबोट एक्चुअली रोबोटिक इसे बोलते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड है। अब यहाँ पे सर्जन का रोल है, क्योंकि रोबोटिक हेड भी सर्जन ने लगा के बैठा होता है, सर्जन उसको गाइड कर रहा होता है कि कहाँ पे क्या करना है, लेकिन वो कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन रोबोटिक मशीन से होती है, लेजर मशीन से। अब उसके बाद जो सर्जन है उसको जो टुकड़े हो चुके हैं उनको इमल्सिफाई करके एस्पिरेट करना है, और उसके बाद लेंस को डाल देना है। तो 5 स्टेप पूरे हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे क्रूशियल स्टेप होते हैं, जिसमें सर्जन की प्रिसीजन जो होती है वो ज़्यादातर केस में ठीक हो जाती है, एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हर कैप्सुलॉटमी का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, सेंटर की जगह थोड़ा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हो सकती है, तो उन चीज़ों की संभावना इसमें 0 रह जाती है। परफेक्ट सेंट्रेशन होती है ट्रीटमेंट का, और यहाँ पे फायदा क्या मिलता है, फिर जो लेंस की फिटिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी परफेक्ट होती है, हीलिंग फास्ट होती है, इन्फेक्शन के चांस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये हमारे रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए आजकल एक तरह से वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ये पूरे वर्ल्ड में, और सेफ्टी के साथ साथ रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देती है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और पूरी दुनिया में इसका डंका है, मतलब एडवांसमेंट देखा जा रहा है, और रोबोटिक लोग अब प्रेफर भी बहुत करने लगे हैं। आपने कहा कि इसमें हीलिंग बहुत मिनिमाइज होती है, बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है। सर, ये रोबोटिक सर्जरी है, क्या ये रोबोट से की जाती है, सर्जन करता है? हाँ, देखिए, ये एक बहुत सारे लोगों को एक अवधारणा रहती है कि शायद रोबोटिक सर्जरी तो रोबोट कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, रोबोट कभी भी पूरा काम मेडिकल फील्ड में खुद नहीं कर रहा होता। व्हाट इज रोबोट? रोबोट इज ए मशीन टू असिस्ट द ह्यूमन बीइंग। सर्जन को हेल्प करने की एक मशीन है। अब वो उसे रोबोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो कैलकुलेट कर रहा है कहाँ पे क्या, कितना स्टेप लेने, कितनी एनर्जी देनी है। तो जो हम मैनुअली जो स्टेप्स करते थे उसके लिए वो एक कैलकुलेटेड वे में लेजर से गाइड करके कर रहा है। जैसे आपको मैं एक छोटा एग्जांपल दूं कि आपने एक कढ़ाई, मतलब कोई डिजाइन बना रहे हाथ से, या फिर आप एक डिजिटल टेक्नोलॉजी से मशीन में फिट करके बन के आती है, तो अगर लोगो डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एकदम परफेक्ट सेम साइज का, सेम पैटर्न का आप मल्टीपल लोगो क्रिएट कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो हमारी जो डिजाइनिंग होती है ट्रीटमेंट की, क्योंकि अब रोबोटिक जो कैटरेक्ट सर्जरी वो रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी है, तो कुछ स्टेप सर्जन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने प्रिसाइज हो जाए कि लेंस फिटिंग जो है ज़्यादा अच्छी हो, ताकि रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, रोबोटिक हेड को सर्जन ही उस पर सेट करता है, जो प्लानिंग है उसको गाइड करता है रोबोट को कि हमें कहाँ पे कितना बनाना है, लेकिन रोबोट उसको कैलकुलेट करके फिर डेप्थ कैलकुलेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो एग्जीक्यूट करता है। चलो, रोबोट ने अपना काम कर दिया, उसने मार्क्स कर दिए, कट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो टुकड़ों को निकालना तो सर्जन को ही है। यहाँ पे सर्जन एक्सपर्टीज का रोल कम नहीं होता। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जब रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं तो कहते नहीं जी, हमें तो डॉक्टर राकेश गुप्ता से सर्जरी करानी है, रोबोट से नहीं करानी। चाहे आपके डॉक्टर राकेश हो, चाहे डॉक्टर XYZ, जो भी हैं, सर्जरी उनको करनी है, बिना उनके सर्जरी नहीं हो सकती। कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, ड्राइवर ट्रेन में हमेशा रखता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप गाड़ी का एग्जांपल ले, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो रही है, अपने आप ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं कि ड्राइवर नहीं बैठेगा, ड्राइवर का काम इजी हो जाएगा। ड्राइवर के लिए
आपके लिए एक तरह से काम करना इजी हो जाएगा, आपकी तकलीफ कम करेगा। उसी प्रकार सर्जन के हाथ में अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी होगी, तो आपकी आंख के लिए रिजल्ट अच्छे दे पाएंगे। लेकिन सर्जन का रोल होता है, और जैसे मैंने बताया रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी में पहले 3 स्टेप के बाद जो चौथा 5वां स्टेप तो सर्जन को ही करना है। लेकिन क्योंकि टुकड़े पहले लेजर से हो चुके हैं, तो उनको जो इमल्सिफिकेशन एनर्जी है, जो फेको एनर्जी है, वो बहुत मिनिमल यूज करनी पड़ेगी। उस एनर्जी को कम करने से दोस्तों आपकी आंख में ही तो फायदा होगा, और सर्जन का रोल बिल्कुल खत्म नहीं होता। सर्जन तो पूरा काम शुरू से आखिर तक सर्जन को करना होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि सारा काम सर्जन को ही करना होता है, रोबोट का उसमें इतना इस्तेमाल नहीं होता है। रोबोट का इस्तेमाल होता है लेकिन सर्जन का हेल्प करने में। हाँ, मैंने कहा उतना नहीं होता है, उतना नहीं, हाँ, सर्जन का ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये क्या महंगी होती है और सर्जरी से? हाँ, देखिए क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है उसकी एक कॉस्ट होती है। वो टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट का कारण क्या है कि मशीन करोड़ों रुपए की आती है, और साथ ही साथ उसका जो डॉकिंग है, उसको डॉक करने के लिए एक इंटरफेस यूज होता है जो डिस्पोजेबल होता है, जो बहुत महंगा आता है। तो वो इंटरफेस का कॉस्ट और मशीन की कॉस्ट मिलाने से ये सर्जरी की कॉस्ट काफ़ी ऐड हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि आंख का ऑपरेशन क्योंकि लाइफ में एक बार होना है, कैटरेक्ट सर्जरी के खासकर, तो ये कॉस्ट आपकी आंख की वैल्यू को देख के काफ़ी जस्टिफाइड हो जाती है। लेकिन हाँ, यदि आपके लिए ये बजट में आती है तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा है। लेकिन यदि आपको बजट की कंस्ट्रेंट्स है तो मैनुअल सर्जरी भी अपनी जगह सेफ है, 99% सेफ वो भी है, रिजल्ट्स वो भी अच्छे देती है। बहुत सारे सर्जन उसी को लेके करते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की मशीन खरीदना हर हॉस्पिटल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्जरी की कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन यदि उस एडिड कॉस्ट की बात करें तो उसके एडवांटेज आपकी आंख में जरूर मिलते हैं। और सर, ये रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी मतलब कितनी एडवांस है, मतलब कहा जाए इसके फायदे क्या हैं? देखिए, रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी वैसे तो पिछले 8-10 साल से अवेलेबल है, फेमटो लेजर को कहा जाता है। लेकिन पहले जो मशीनें थी उसमें कुछ इश्यूज थे, जैसे कि पहले की मशीन एक बड़ी मशीन होती थी, एक कमरे में फिक्स हो जाती थी। तो उसमें समस्या क्या होती थी, पेशेंट को उस मशीन के नीचे जाना है, रोबोटिक प्रोसीजर कराना है, जो पहले 3 स्टेप होने हैं, उसके बाद पेशेंट को उठना पड़ता था और उसको मेन ऑपरेशन थिएटर में जाके सर्जन को अपना जो बाकी बचा हुआ काम करना पड़ता था। तो सर्जन के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता था, पेशेंट के लिए भी 2 जगह पे ऑपरेशन होने में एक असुविधा हो जाती थी। अब जो लेटेस्ट एडवांसमेंट आई है वो टेक्नोलॉजी आ गई है जो नैनो जूल फेमटो लेजर टेक्नोलॉजी, जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी है और मशीन बहुत छोटी है, उसका फुटप्रिंट छोटा है, यानी कि वो एक साइज होते हैं, एक सेंट्रल टेबल के साइज की मशीन होती है, उसमें पहिए होते हैं, वो चलते हुए ऑपरेशन थिएटर में आ जाती है। और क्योंकि उसमें लेजर हेड, एक रोबोटिक आर्म अलग से बन के उसमें लगा हुआ है, तो वो सीधा आपकी पेशेंट की आंख पे लाके सर्जन रख देता है, जो हम हमारे पास मशीन है आंख के ऊपर रख देते हैं, और आंख पे रखने के बाद फिर वो अपना काम पूरा करती है। क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी में वो लेजर हेड फिक्स होता था मशीन में, तो उससे समस्याएं आती थी। तो उन समस्या को देखते हुए टेक्नोलॉजी में और इवोल्यूशन हुआ, और अब जो लेटेस्ट इवोल्यूशन के साथ ये मशीन आई है, इसमें एक फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका ऑपरेशन टाइम नॉर्मल ऑपरेशन टाइम के से भी कम हो गया। पहले नॉर्मल जो मैनुअल सर्जरी से टाइम ज़्यादा लग जाता था, क्योंकि 2 स्टेज में, यानी कि 2 स्टेप्स में ऑपरेशन होता था। अब ये सिंगल स्टेज में ऑपरेशन होने से 12-15 मिनट में आमतौर पे ज़्यादातर ऑपरेशन पूरे हो जाते हैं, और मैनुअल सर्जरी के मुकाबले थोड़ा कम टाइम लगने लगा है। और क्योंकि एक ही स्टेज में होता है तो पेशेंट को एक टेबल पे लेटे रहना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती है। दर्शकों, जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया, ये सर्जरी बहुत एडवांस तरीके से की जाती है। महंगी इसलिए होती है क्योंकि मशीन महंगी होती है, हर अस्पताल के पास अवेलेबल नहीं होती है। रोबोट और डॉक्टर दोनों लोगों की मदद से ये सर्जरी की जाती है, मतलब दोनों लोग मिलकर इस सर्जरी को करते हैं, इसलिए ये सर्जरी और अच्छे से सफल हो जाती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।